हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विधि एजुकेशन। मेरा नाम अमृत कुमार है और आप लोगों को फिर से मैं आज आ गया हूँ टॉपिक लेकर के। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मेरे पीपीटी में। यहाँ पे देखिए फोर्थ सेमेस्टर का बैच जो लेकर आ रहे हैं उसमें ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस किए हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में हम लोगों ने देखा था ट्रांसमिशन लाइन में, उसका ब्रीफ पूरा देखा था कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। तो आज उस एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मोस्टली सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे, एक एसएलडी, और ट्रांसमिशन लाइन कैसे कैसे डिवीजन हुआ, उसको किस किस बेस पे बांटा गया है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, या फिर हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। तो वो सबों के बारे में हम लोग देखेंगे और एक पावर सिस्टम का एक ब्रीफ आइडिया लेंगे क्या क्या उसमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक। बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इसमें पावर सिस्टम में आप लोगों को जो पढ़ना है यही पढ़ना है, पूरा पावर सिस्टम यही है। इसमें जनरेशन, जनरेशन को इतना छोटा टॉपिक मत समझिएगा, जनरेशन में बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को पावर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखने का जरूरत है। और नहीं तो फिर क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को टाइम लग जाएगा सेमेस्टर पास होने के बाद। सेमेस्टर पास होते ही जॉब लेना है तो आप लोगों को एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। इसमें अभी देखिए एक पॉइंट आ रहा है जनरेशन, जनरेशन उसके बाद है ट्रांसमिशन और फिर एक है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जनरेशन से सबको समझ में आ रहा होगा कि बिजली जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो बिजली का जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको पावर प्लांट में होता है। पावर प्लांट में थर्मल, न्यूक्लियर, हाइडल, जो जितने भी पावर प्लांट है, विंड एनर्जी का है या फिर सोलर है। सोलर तो आप लोग को इस सेमेस्टर में भी पढ़ना है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन देखिए पावर का जनरेशन तो हो गया, जनरेशन पावर का हो गया। तो अब जनरेशन हो गया तो वहीं पे तो नहीं रखेंगे। मान लीजिए कोई सामान आप बना दिए, प्रोडक्शन कर दिए, तो उसको बेचने के लिए भारत के या दूसरे शहरों में भेजेंगे तब तो बिकेगा। तो वैसे ही पावर का भी है, पावर तो एक जगह बन गया पावर प्लांट में, पावर प्लांट, पावर प्लांट में पावर का जनरेशन हो गया। उसके बाद अब हम लोग को भेजना है दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पे, या दूसरे देशों में भी। अपने पड़ोसी देश इंडिया जो है, नेपाल को या फिर बांग्लादेश को, भूटान को, ये सबों को पावर देता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग पावर का ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ट्रांसमिशन में हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होता है, वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उस हाई वोल्टेज पे कोई भी इक्विपमेंट डिजाइन रहता नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से तो हम लोग कोई यूजफुल काम में ले नहीं सकते हैं उस वोल्टेज को, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई है। तो इसीलिए इसको यूज में लाने के लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो ट्रांसमिशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप है उसमें वोल्टेज का वैल्यू और कमेगा। ठीक है, तब उसके बाद कंज्यूमर्स तक या इंडस्ट्री के लोड तक वोल्टेज का कम वैल्यू के हिसाब से आप हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया। अभी भी पावर सिस्टम में एक सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद पावर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, इमेज से समझेंगे, पिक्चर से। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसा कि मैं पहले बताया आप लोगों को कि ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन बहुत से उसके टाइप्स पे किया गया है। जैसे वोल्टेज लेवल के हिसाब से, कर ये डिस्टेंस के हिसाब से, उसके बाद क्या है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक इमेज से समझिए, इधर छोड़ते हैं अभी। इमेज में देख रहे हैं क्या है, ब्लैक उठा लेते हैं। इमेज में एक ये दिख रहा होगा आप लोगों को, जनरेशन, जनरेशन, जनरेट हो रहा है। जनरेशन मीन्स बिजली का उत्पादन हो रहा है, सीधा सीधा मतलब है। और ये सब एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है। हम आप लोग को हमेशा बताते रहते हैं कि ध्यान नहीं दीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या होगा आप लोगों को,
कि सेमेस्टर तो है ही, वो तो पास सबको होना है, लेकिन कंपटीशन में सबको पास नहीं होना है, कुछ ही लोग निकलते हैं। तो कुछ लोग में जो ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे बुक को और टॉपिक को समझेंगे, उन्हीं को निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए जनरेशन में हम लोग पावर का जनरेशन करें, बिजली का। यहाँ बहुत अलग अलग मीडियम हो सकता है जनरेशन में, जो भी हो। सोलर एनर्जी इसमें पढ़ना है, जैसे सोलर से ही बिजली का उत्पादन हो रहा है, यहाँ भी सोलर दिखाया गया है, सोलर से हो रहा है। या फिर मान लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर है, थर्मल है। तो यहाँ से पावर का जनरेशन हुआ। जनरेशन हमेशा देखिए, याद रखिएगा, 11 kV रहता है। जनरेटिंग वोल्टेज जो होता है अल्टरनेटर के पास, वो मात्र 11 kV रहता है। और 11 kV वोल्टेज को ही बहुत डिफरेंट मेथड से स्टेप अप करके और फिर ट्रांसमिट करेंगे, और फिर से उसको वोल्टेज 11 kV लाके फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचेंगे। तो 11 kV यहाँ है। इसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे कनेक्टेड दिखा रहा होगा आप लोग को इमेज में। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा है, जिसका नाम लिखा है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर इसलिए चूंकि वोल्टेज बहुत हाई है और करंट भी उसका हाई होता है, हाई पावर का ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसका नाम लिख दिया पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में क्या है, 11 kV वोल्टेज को 11 kV वोल्टेज को 11 kV वोल्टेज को 132 kV 11 kV वोल्टेज को 132 kV में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये पावर ट्रांसफार्मर ने किया। उसके बाद यहाँ से फिर कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर अलग अलग कंडक्टर का यूज है इसमें। मोस्टली ACSR के बारे में या ऑल एल्युमिनियम जो भी पढ़ना है आप लोग को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में पूरा। ACSR कंडक्टर का मोस्टली यूज होता है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जिसे बोलते हैं, उस कंडक्टर के थ्रू ये टावर के क्रॉस आर्म से होते हुए इंसुलेटर से ऐसे पावर का डायग्राम है, यहाँ तक फिर से आया। तो देखिए यहाँ पे पावर जो है ट्रांसफार्मर से होते हुए ये ट्रांसमिशन लाइन को होते हुए ऐसे आ रहा है। फिर इसके बाद इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को पावर फिर से ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक आया। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। क्योंकि पावर का जनरेशन तो हो गया, जनरेशन हो गया, अब उसको जब भेजने की बारी आई तो टावर के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, ओवरहेड वायर के थ्रू या जैसे भी पावर को हमने भेजा, तो ये हो गया। अब इस जो ऊपर ऊपर जा रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, ओवरहेड ट्रांसमिशन, ओवरहेड, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अगर यही चीज सेम प्रोसेस अगर जमीन के अंदर अंदर या अंडरग्राउंड में होता तो उसको अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। अगर सेम चीज समुंदर के अंदर होता या ओशियन सी या बड़ा बड़ा रिवर के अंदर से क्रॉस किया जाता तो उसको क्या बोलते हैं, सबमरीन ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे तीन, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पावर जो है ट्रांस सब स्टेशन तक आया, ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक, फिर से यहाँ वोल्टेज को डाउन करके, वोल्टेज को फिर से यहाँ पे क्या किया गया 33 kV बना करके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक आया। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ने क्या किया कि वोल्टेज को फिर से डाउन किया, वोल्टेज को फिर से डाउन किया और 415 वोल्ट किया इसको। ठीक है, 415 वोल्ट 3 फेज, और इसको फिर कंज्यूमर्स तक, घर तक पहुंचना था, बिजली पहुंच गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, हमको नहीं लगता है कि होगा अभी। यहाँ पे क्या है कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए, देखिए कॉमर्शियल पर्पस या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो होता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से 11 kV ही लेता है। जैसे मान लीजिए पटना का PNM मॉल है, तो वहाँ पे वोल्टेज सप्लाई क्या, वो कोई ट्रांसफार्मर से नहीं जाएगा 415 वोल्ट का 3 फेज जैसे घर में जाता है। वहाँ पे एक अलग से ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, आप उसके बाहर जाके देखिएगा, या कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रहे या फिर कोई भी बहुत बड़ा जैसे कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे
415 वोल्ट का सप्लाई नहीं जाएगा, वहां पे डायरेक्ट 11 के भी जाएगा सप्लाई, ठीक है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल लोड के लिए डायरेक्ट यहीं से पावर लेते हैं, 11 के भी का लोड लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस पे थोड़ा सा जो लिखा हुआ उसको भी देख लेते हैं। इस पे देखिए पावर प्लांट, पावर प्लांट, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, कितना 6 एलिमेंट हुआ। ये मेन कंपोनेंट है पावर सिस्टम का। क्योंकि इतना अगर हम पढ़ लिए, पावर प्लांट पढ़ लिए पूरा, ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी तरह से जान गए, ये हालांकि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, इतना एक वर्ड में आप खत्म हो जा रहा है ये। इतना टेस्ट हम लोग करते हैं इसमें, यहाँ हम काम करते हैं, इतना सारा टेस्ट है इसका। पावर प्लांट का एक अलग बहुत बड़ा डिजाइनिंग है, बहुत बड़ा उसमें ये है। ट्रांसमिशन लाइन का एक बहुत बड़ा एरिया है। सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन समझ गए, लो वोल्टेज पे जहाँ से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो लो वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन है। ये सब कंपोनेंट अगर पढ़ लिए तो पूरा पावर सिस्टम समझिए खत्म, ठीक है। अभी देखते हैं पावर प्लांट generates the power which is a step up through transformer for transmission। क्या बोल रहा है कि पावर प्लांट क्या करता है, बिजली को, पावर को जनरेट कर रहा है, ठीक है, और जनरेट कर रहा है पावर को, और उसके बाद क्या हुआ, स्टेप अप हुआ। स्टेप अप यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावर प्लांट जनरेट किया 11 के भी, फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, स्टेप अप हुआ, वही चीज बोल रहा है। पावर प्लांट जनरेट्स द पावर, पावर प्लांट क्या कर रहा है, पावर को जनरेट किया, और उसके बाद क्या किया, स्टेप अप, स्टेप अप कर रहा है। यहाँ पे इस सेक्शन में स्टेप अप किया ट्रांसफार्मर लगा के, और स्टेप अप द पावर किसके थ्रू, थ्रू ट्रांसफार्मर फॉर, किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ से फिर हम लोग का ट्रांसमिशन, ये जो नेटवर्क टावर के थ्रू शुरू हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए सेम इमेज लगाया हुआ है, क्योंकि इस इमेज का बहुत ओवरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी क्या बोल रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन, अब आगे बात ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलेंगे, ये जो सेक्शन है जिससे पावर का ट्रांसफर हो रहा है कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन टावर से होते हुए, उसको ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। अब ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ट्रांसफर द पावर टू द वेरियस सब स्टेशन। क्योंकि एक ही सब स्टेशन नहीं होता है, मान लीजिए कि एनटीपीसी नबीनगर या एनटीपीसी बाढ़ एक सब स्टेशन है, एनटीपीसी, तो एक एनटीपीसी एक ही पावर ग्रिड से या एक ही सब स्टेशन से नहीं जुड़ा रहेगा, बहुत सारा से जुड़ा रहता है। अब यहाँ से एक सब स्टेशन, मान लीजिए कि कोई भी बाढ़ ही एक सब स्टेशन है, उसके बाद फिर से पटना सब स्टेशन पे आया, फिर गया आया, गया आया, फिर से ऐसे रांची गया, ठीक है। तो वेरियस सब स्टेशन, ये भी सब स्टेशन है, ये भी सब स्टेशन है, ये भी सब स्टेशन है, जनरेटिंग तो एक ही दो है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइन ये सब क्या कर रहा है कि वेरियस सब स्टेशन को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो नहीं क्लियर होगा वो हम लोग फिर से कभी लाइव क्लास में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें क्या बोल रहा है, थ्रू सब स्टेशंस पावर इज ट्रांसफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या बोल रहा है कि थ्रू सब स्टेशन पावर ट्रांसफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विच इज अ स्टेप डाउन द पावर टू अप्रोप्रिएट वैल्यू विच इज सुटेबल फॉर कंज्यूमर्स। क्या करा, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में ही है कि थ्रू सब स्टेशन, सब स्टेशन के बाद पावर ट्रांसफर किस कहां तक हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक।
इसमें देखिए फिर से इसी इमेज को इसीलिए लगाया गया है कि पावर ट्रांसफार्मर से क्या हुआ कि सब स्टेशन से कहां तक गया, ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक। ठीक है, पावर ही ट्रांसफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक आ गए। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, स्टेप डाउन, फिर से वोल्टेज को फिर से डाउन करेंगे। एप्रोप्रिएट वैल्यू का मतलब हुआ कि जरूरत के हिसाब से जो वैल्यू है उस वोल्टेज, तो इंडिया में जो वोल्टेज या जो भी इक्विपमेंट डिजाइन है 415 वोल्ट 230 वोल्ट के लिए डिजाइन है, 3 फेज या सिंगल फेज, उस हिसाब से तो जो हमको रिक्वायरमेंट होगा उस वैल्यू के हिसाब से वोल्टेज को स्टेप डाउन किए और कंज्यूमर्स तक, कंज्यूमर्स मीन्स घर के लोड, घर का लोड या दुकान का लोड या जो चीज का भी लोड हुआ, सप्लाई पहुंच गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं लग रहा होगा, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत है। इतना क्लियर करने के बाद जो भी दिक्कत होगा आप फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में या लाइव क्लास में। यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, एक इधर तो SLD दिख रहा होगा। SLD किसका है, तो पहले आप लोग को पावर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू दिखा है, जो डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम टाइप का था या पूरा एक्चुअल जो इमेज था वो था। अब इसमें क्या है कि SLD एक, उसको डिनोट करते हैं कुछ, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए है, SLD बोलते हैं इसको, सिंगल लाइन डायग्राम, पूरा पावर सिस्टम का ओवरव्यू है। तो इसमें देखिए 11 kV यहाँ पे दिख रहा होगा और एक GS लिखा हुआ है, ये मतलब हो गया जनरेटिंग सब स्टेशन, जहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है। पिछले इमेज में भी हम लोग देखे थे, जनरेटिंग सब स्टेशन में पावर का जनरेशन 11 kV पे हुआ। ठीक है, 11 kV यहाँ लिखा हुआ भी है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज को क्या किया गया, इस सेक्शन में वोल्टेज को स्टेप अप किया गया और 11 kV को कितना बनाया गया, देखिए इस इमेज में 11 kV को कितना बना रहे हैं, 132 kV, 132 या 220 kV, 400 kV या 765 kV। इंडिया में भी यही इसी वोल्टेज पे AC जो भी वोल्टेज है इसी वोल्टेज पे ट्रांसमिशन हो रहा है अभी एक्चुअल में। तो 132 kV पे इस वोल्टेज को यहाँ से यहाँ समझिए SLD है, ये SLD मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, जहाँ हर एक जगह आपको 3 फेज समझना है, यहाँ भी 3 फेज है, ये एक और वायर समझ लीजिए ऐसे, एक्चुअल ये है इमेज, लेकिन SLD है तो 3 की जगह हमेशा एक ही वायर को दिखा रहा है, एक ही कंडक्टर को, एक ही लाइन को दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से फिर से पावर चला मतलब ट्रांसमिट की इस सब स्टेशन से जनरेटिंग, ये पूरा जनरेटिंग के पास ही है ये सिस्टम, जनरेटिंग से ये चला पावर और ये रिसीविंग सब स्टेशन तक पहुंचा। तो ये जो रिसीविंग सब स्टेशन तक 111 kV पे जनरेट हुआ बिजली और 132 बना, 132 kV, और फिर उसके बाद 132 kV को टावर के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू पावर का ट्रांसमिट किया गया। ये अलग लोकेशन है, ये मान लीजिए जनरेट हो रहा है बाढ़ में, बाढ़ का नाम सुने होंगे बिहार में है तो, या फिर नबीनगर में, NTPC नबीनगर है, तो यहाँ पे मान लीजिए जनरेट हुआ, वहीं पे एक सब स्टेशन बना हुआ है, उसमें उस पे वोल्टेज को स्टेप अप किया गया और उसके बाद ट्रांसमिट कर दिया गया। ट्रांसमिट मान लीजिए कि बाढ़ से ही पटना में सब स्टेशन है वहां तक किया गया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ इसका नाम देते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन। जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक जो पावर का ट्रांसफर हुआ, उस पावर ट्रांसफॉर्मेशन को, जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ऐसे भी होता है पहला ट्रांसमिशन हुआ, क्योंकि यहाँ से 100-200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके इस जगह तक पावर पहुंचा, तो इस जगह तक पहुंचने में जो ट्रांसमिशन हुआ उसका नाम दे दिया प्राइमरी ट्रांसमिशन। अभी देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, फिर से 132 kV को 33 kV बना, कैसे,
तो फिर से एक ट्रांसफार्मर लगा है, ये जो डिनोट किया गया है ऐसे एक तरह से क्वाइल का रिप्रेजेंटेशन है मान लीजिए तो प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड ऐसे समझ लीजिए। उसमें क्या हो रहा है, एक तरफ वोल्टेज मिल रहा है वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर को, और उसके बाद वोल्टेज को डाउन करके स्टेप डाउन करके 33 केवी मिला, और उस 33 केवी को फिर से ट्रांसमिशन हो रहा है, देखिए यहाँ तक गया, और ये ट्रांसमिशन जो है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन, मतलब दूसरी बार ट्रांसमिशन हुआ फिर से, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब इसमें आगे आते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे, जनरेटिंग यूनिट, जहां से बिजली का उत्पादन हुआ वहां से कहाँ तक आया, रिसीविंग स्टेशन तक, ये यहीं पे डिनोट ये इसके साथ है समझ लीजिए, तो ये एक साथ है। जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन के बीच में जो पावर का ट्रांसफर हुआ उस ट्रांसमिशन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे, तो रिसीविंग स्टेशन से, जहां से पावर को रिसीव किया, रिसीविंग स्टेशन से कहां तक, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आया, तो उसके बीच जो पावर का ट्रांसफर हुआ उसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि वोल्टेज का वैल्यू कम हो गया, 33 केवी पे ये ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि 33 केवी फिर से ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को प्राप्त किया, और फिर से सेकेंडरी साइड, क्योंकि वाइंडिंग प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होता है ट्रांसफार्मर में, दो वाइंडिंग है उसमें, तो 33 केवी को फिर से 11 केवी बनाया, अभी और वोल्टेज को डाउन किया गया, स्टेप डाउन किया गया, और अब वोल्टेज का जो वैल्यू है 11 केवी रह गया, तो ये 11 केवी पे जो ट्रांसमिशन हुआ उसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। पावर का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से वोल्टेज का वैल्यू चूंकि कम हो गया बहुत, इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नाम दे दिए, और 11 केवी को और से फिर से कम हुआ, जो हम लोग के घर के पास, घर के जैसे गांव में जिसका घर है, तो गांव के बाहर या गांव के साइड में देखेंगे एक ट्रांसफार्मर के पास आता है पहले वायर, तीन वायर आएगा वहां से, फिर 4 वायर निकलेगा उससे, तो 4 वायर निकलेगा, जिसके घर का 3 फेज लोड है, तो 3 फेज 4 वायर भी लोग लेते हैं, या 3 फेज 3 वायर भी ले सकते हैं, जिसको आटा चक्की चलाना है या कुछ और भी चीज चलाना है ठीक है। जिसका छोटा मोटा दुकान है, घर है, तो सिंगल फेज लेते हैं। तो ये कंज्यूमर्स हम लोग हो गए, ये कंज्यूमर्स तक लोड आया, तो ये 400 वोल्ट या 415 उसको बोलते हैं एक्चुअल, 415 वोल्ट का जो सप्लाई आया 3 फेज, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां फाइनली आपका पावर यहाँ से चल के निकल के घर तक पहुंच गया, तो उसको बोलेंगे ये पूरा पावर सिस्टम का एक एसएलडी व्यू है, ठीक है। पूरा पावर सिस्टम का एक एसएलडी है ये। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे आप 11 के भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे 11 के भी है। तो क्वेश्चन उठता है कि जब जनरेटिंग हुआ 11 के भी पे, तो हम काहे नहीं यहाँ पे डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा करके और डायरेक्ट लोड ले लेते, उससे क्या होता कि इतना बड़ा जो ताम झाम इतना जो हुआ है इसमें, इतना सारा सब स्टेशन और पावर ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन बना है, तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा, बहुत टाइम लगा, लेकिन सवाल उठता है फिर ऐसा किए क्यों हम, कॉस्ट लगा, टाइम लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, तो क्यों ऐसा हुआ। अगर हम सिर्फ जनरेटिंग से डायरेक्ट ले लेते तो वो कहाँ तक देते सप्लाई, जहाँ पे जनरेटिंग हो रहा है उसी के आसपास वो देता 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक देता, लेकिन अगर 500 किलोमीटर तक भेजना है, 1000 किलोमीटर तक लाइन को भेजना है या पावर का ट्रांसफर करना है, तो कैसे संभव था, नहीं था। अभी क्या है कि अगर हम लो वोल्टेज पे ही ट्रांसमिशन करने लगते, उसको स्टेप अप नहीं करते, तो पावर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, तो उसमें क्या है इफिशियंसी बहुत डाउन हो जाता, और उसके बाद एक और भी चीज़ होता कि रिलायबल नहीं रहता, क्योंकि पावर में हम देखते हैं कि रिलायबल होना चाहिए। अगर किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए सप्लाई है, पहले का सप्लाई देखे होंगे, सप्लाई आता था जाता था घर का लोड लेकिन आने वाला समय में ऐसा होने वाला है
कि सप्लाई आपका 1 सेकंड के लिए भी नहीं कटेगा। जैसे इन्वर्टर का जरूरत लगभग, इन्वर्टर का क्या हो जाएगा, इन्वर्टर इन्वर्टर का लगभग जरूरत खत्म हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है, रिलायबल पावर इतना ज्यादा रिलायबल हो गया हम लोग को, सप्लाई में इंटरप्शन इतना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वो सब क्यों आ रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे पूरा देश, हम लोग जो जितने दूर में इंडिया में पूरा पूरा नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। पावर का जो जाल है, पावर ट्रांसमिशन का, पूरा इंडिया में लेह लद्दाख से लेके कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात के कच्छ, पूरा एकदम पावर ट्रांसमिशन लाइन से बिछा हुआ है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका इतना सारा सर्किट है, इतना सारा सर्किट है, इतना सारा सर्किट है कि एक जगह यहाँ पावर कटा तो इधर से अगर कट जाता है, इस लाइन में फॉल्ट होता है, तो यहाँ से पावर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से पावर जा ही रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आपका पावर का इंटरप्शन कहीं भी नहीं होगा एकदम से, ठीक है। अभी देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में यहाँ पे यही चीज हम दिखा दिए हैं आप लोगों को कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में यहाँ पे 132 के भी दिखाया गया है, लेकिन 220 के भी, 400 के भी, 765 के भी को भी स्टेप इतना तक स्टेप अप किया जाता है। तो इस सब ट्रांसमिशन इस सब के भी पे हो रहा है हाई वोल्टेज पे, तो इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलेंगे। सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 के भी लो वोल्टेज के लिए है। उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए 11 के भी, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में है 415 वोल्ट 3 फेज 3 वायर, और क्या है 3 फेज 4 वायर भी है, और 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। तो ये सब और क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा 3 फेज 3 वायर, जैसे कोई मान लीजिए हम बताया पहले भी कि जैसे कुछ बड़ा मोटर चलाना है, या राइस मिल चलाना है, या कुछ प्लांट चलाना है, तो वहाँ पे 3 फेज 3 वायर का मोटर लगा हुआ है, डायरेक्ट 3 फेज 3 वायर लिए काम चल गया। 3 फेज 4 वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि एक और हमको न्यूट्रल मिल जाता है, उसे क्या है लाइटिंग का लोड, या जो भी अपना डोमेस्टिक यूज के लिए जो भी अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर, टीवी, जितना भी चीज हो गया, वो 3 फेज 4 वायर में एक फेज इससे ले लेंगे, एक फेज इसका ले लेंगे, 4 वायर न्यूट्रल का, वो बताएंगे आप लोग को, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। जो नॉर्मल लोड है, लोड बहुत कम लोड है जिस घर का, वो सिंगल फेज सप्लाई से काम चल जाता है, ठीक है। आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में देखिए ये आप लोग को एक इमेज दिख रहा होगा, ये ये इमेज दिख रहा होगा, ये ट्रांसमिशन लाइन का ओवर है, ट्रांसमिशन लाइन का इमेज है। इसमें क्या है, ये कंडक्टर जो है, ये सब कंडक्टर जो जा रहा है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन के टावर पे सस्पेंडेड है, टंगा हुआ है, और टंगने के बाद इसी से पावर का ट्रांसफर हो रहा है, पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है हाई वोल्टेज पे, ठीक है। ये सब हाई वोल्टेज का है टावर का डिजाइन। अब इसमें क्या पढ़ना है, देखिए ओवर हेड ट्रांसमिशन एक आ रहा है आप लोग को, ओवर हेड ट्रांसमिशन, जिसमें ट्रांसमिशन जो हो रहा है ऊपर ऊपर हो रहा है, मतलब कि ग्राउंड लेवल से ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कंडक्टर सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर और पोल्स एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर से कंडक्टर टावर या पोल्स पे सस्पेंडेड है, टंगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरहेड ट्रांसमिशन, ठीक है। ये जो है इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला है, इंडिया में ही नहीं और भी जितने भी देश हैं उसमें मोस्टली यही इसी को यूज किया जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है ये, क्यों ऐसा है, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता पड़ता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट, बनाना भी आसान है इसको, ठीक है, और मेंटेन करना भी आसान है, क्योंकि सब कुछ दिखते रहता है, जमीन के ऊपर है, तो इसको मेंटेन करना आसान है, इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट,
दूसरा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। वो एक था ओवरहेड, ओवरहेड ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, सॉरी, ठीक है। ये है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा एक, ठीक है। ये दोनों में देखिए, ये जो डिजाइन है इसमें क्या है कि डायरेक्ट मिट्टी खोद के इसमें क्या किया कि केबल को पार किया और डायरेक्ट मिट्टी से ढक देगा। अभी बताइए इसमें कहीं फॉल्ट आएगा, इसमें किसी केबल में फॉल्ट हुआ, उसको रिप्लेस करना कितना मुश्किल रहेगा। इसके नीचे वाले केबल में अगर फॉल्ट रहेगा तो उसको रिप्लेस करना कितना मुश्किल रहेगा, फॉल्ट ढूंढना। लेकिन इसमें देखिए, इसमें वेल डिजाइन है। ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है बहुत अच्छे से डिजाइन है। ये अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर हॉलो करके है, जैसे मेट्रो उट्रो का जो डिजाइन होता है। अंडरग्राउंड किसके लिए है, देखिए, इन दिस ट्रांसमिशन कंडक्टर ब्यूरिड अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर में खोद के डाला जाता है। इसका क्या होगा कि रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप या फिर लैंडस्केप, जो लैंडस्केप हो जाता है, जमीन उमीन खिसकना या टूटना भसकना, तो उसमें क्या होगा कि ये इसका इम्पैक्ट बहुत कम रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो ओवरहेड था, ओवरहेड कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे टावर ही गिर जाता है, जैसे कुछ भी आया, लैंड स्लाइड हुआ या अर्थक्वेक आया, कुछ हुआ, तो उसमें क्या कंडक्टर स्नैप कर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि मोस्ट एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करना, इसको लगाना ही बहुत ज़्यादा खर्चीला है, और मेंटेन करना भी किसके अपेक्षा में, ओवरहेड लाइन, ठीक है। इसका जो यूज होता है अंडरग्राउंड मेट्रो में, मेट्रो जैसे बनता है, जैसे मेट्रो दिल्ली गए होंगे या फिर पटना में भी अपना मेट्रो बन रहा है, तो मेट्रो में जहाँ जहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो चलता है तो वहाँ पे उसको सप्लाई चाहिए, 33 केवी 132 केवी तक सप्लाई जाता है। तो केबल के थ्रू जो जा रहा है 33 केवी का सप्लाई, उसमें फिर उसको कन्वर्ट करके 25 केवी पे चलेगा वो, जो भी है। तो ये जो है अंडरग्राउंड में जो मेट्रो चल रहा है, तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम लगेगा वो अंडरग्राउंड केबल के थ्रू ही लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद सिटी, जैसे डेवलप मेट्रो सिटी है, वहाँ पे भी ट्रांसमिशन जो कम वोल्टेज उसका ऑब्वियस है कि कम रहेगा, तो वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। ये सब अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन का एक इमेज है, इसको देख लीजिए। बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन पे ही एक तीसरा पार्ट जो है वो है सबमरीन, सबमरीन ट्रांसमिशन केबल। इसमें क्या होता है कि समुंदर के अंदर, पानी के अंदर अंदर केबल के थ्रू पावर का सप्लाई किया जा रहा है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए आने वाला समय में इंडिया से श्रीलंका को हमको पावर देना है, पावर का ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन लाइन भेजना है, तो समुंदर में टावर लगाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, तो उसको क्या करेंगे हम, अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू ओशियन के अंदर अंदर केबल बिछा करके और हम पावर दे सकते हैं उसको। या कोई भी अपना जो भी टापू है, लक्षद्वीप है या जो भी है, तो टावर से अच्छा है कि अंडरग्राउंड में भेज दे। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पॉइंट हम डालें, नॉर्वे एंड नीदरलैंड के बीच अभी दुनिया का सबसे लंबा 580 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट सबमरीन पावर केबल डाला हुआ है, ठीक है। तो चूंकि देखिए पावर केबल जहाँ पे समुद्र ज्यादा है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, छोटा छोटा देश है, तो छोटा देश है, बहुत साफ सुथरा देश है नॉर्वे ये सब, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जनरेशन सारे देश नहीं करते हैं। यूरोपीय कंट्री, सारा यूरोप का कंट्री जनरेशन नहीं कर रहा है, पड़ोसी देश से वो बिजली को खरीद लेगा। अभी मान लीजिए कि अगर पड़ोस में समुद्र है या पानी से घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से, तो उससे क्या करेगा कि पावर का ट्रांसफर एक वाटर बॉडी से, एक मान लीजिए कि लैंड है, कोई देश है, और यहाँ चारों तरफ पानी है, ठीक है, वाटर है, चारों तरफ वाटर है, और इधर फिर से कोई कंट्री है जो पावर का जनरेशन कर रहा है, पावर का जनरेशन कर रहा है, तो इसको देना है, और चारों तरफ से इसमें पानी भरा हुआ समुंदर है, तो उसको पावर का जो ट्रांसफर कर देगा वो केबल के थ्रू कर देगा। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के लिए तो ये आसान है, वहाँ पे कॉस्ट के लिए कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। अब देखिए
इसमें एक पॉइंट याद करने वाला ये सब डाल दिए हैं, इसको याद करिएगा, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, केबल ये सब का बात हो रहा था तो इसमें हम डाल दिए इसमें कि 132 केवी या इससे ऊपर के जितने भी केबल रहेंगे तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज बोलेंगे उसको, ठीक है। केबल्स यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, केबल्स पॉइंट टू बी रिमेंबर। इसके बाद 33 केवी टू 66 केवी के वोल्टेज के केबल को एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल बोलते हैं, EHT, EHT, EHT केबल। अभी इसमें देखते हैं हम लोग 22 केवी टू 33 केवी, इसको बोलेंगे सुपर टेंशन केबल, ST केबल। उसके बाद है 1 केवी टू 11 केवी, 1 केवी टू 11 केवी को बोलेंगे हाई टेंशन केबल, ठीक है। ये तो यूज होता है। लेस देन 1 केवी जब रहेगा तो LT केबल उसको बोलेंगे, इसका भी हम लोग यूज करते हैं, घर में भी इसी केबल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, ये याद करना होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन को कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बांट दिए, अब ऑपरेटिंग वोल्टेज के लेवल पे बांटते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के लेवल में देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, एक ये हो गया, उसके बाद दूसरा है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और उससे भी ज्यादा होगा तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन है, ध्यान से देखिए ये सब, इस सब में भी ध्यान देना है बहुत। ट्रांसमिशन लाइन है तो वोल्टेज हाई रहेगा ही, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन 69 केवी या इसको 66 भी कर सकते हैं, इस केवी से ऊपर के जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है उसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रहेगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHT जिसको बोलेंगे, EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 केवी से 765 केवी इसके बीच में रहेगा, ठीक है, और ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा, डिस्टेंस और बढ़ते जाएगा। अब अल्ट्रा हाई वोल्टेज आता है UHV, UHV किसको बोलेंगे तो ग्रेटर देन 765 केवी, तो इसको बोलेंगे ये सुपर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, 1000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, ये सब के लिए जो लाइन डिजाइन होगा तो 765 केवी से ऊपर भी वोल्टेज रहेगा तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान देना है सेमेस्टर वाइज देखते हुए और उसके बाद कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब अगला लास्ट है बेस्ड ऑन लेंथ, लेंथ के आधार पे शॉर्ट, उसके बाद है क्या मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या है 0 से 80 किलोमीटर का बीच रहेगा, अगर उसका डिस्टेंस लंबाई ट्रांसमिशन लाइन का, एक ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए ऐसे क्रॉस आर में यहाँ से RYB ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे यहाँ पे आया, तो ये ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए है, ऐसे पावर का फ्लो हो रहा है RYB, ठीक है। तो इसके बीच का अगर दूरी 80 किलोमीटर के रेंज में है और वोल्टेज भी इसका मान लीजिए 20 केवी से नीचे है, 0 to 20 केवी, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिटर लाइन, छोटी दूरी की लाइन है ये। उसके बाद मीडियम का बारी आता है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर के बीच का जो भी लाइन है, और उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते हैं वोल्टेज अगर हाई नहीं करेंगे तो लॉस और बहुत सारा जो इसके कारण इफेक्ट है उसके कारण भी लॉस बढ़ता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फॉर्म होने लगता है। तो वोल्टेज का रेंज हाई रहेगा 20 to 100 केवी के बीच में, तो इसको बोलेंगे हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसका जस्ट इससे और बढ़ जाएगा, डिस्टेंस 200 किलोमीटर से एक्स्ट्रा हो जाएगा और वोल्टेज का भी वैल्यू ग्रेटर देन 100 के भी हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अभी हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और अच्छे से।
अगले पॉइंट को, और उसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, और उसमें कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे थोड़ा बहुत। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।